हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका एनएस लर्निंग चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट इसी क्लास में। सो लाइफ ऑलवेज ऑफर्स यू अ सेकंड चांस, इट्स कॉल्ड टुमारो। सो फ्रेंड्स, आपके आने वाले कल को बेहतर बनाइए, जो हो चुका उसे छोड़िए। ओके, फोकस ऑन नेक्स्ट। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। चैप्टर 3, इसका नाम है मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, सहकारी सोसाइटी के सदस्य तथा उनके अधिकार और दायित्व क्या क्या हैं, ये हम देखने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे हम धारा नंबर 17। इससे पीछे वाली धारा हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो धारा 17 में टॉपिक आता है नॉमिनल एंड एसोसिएट मेंबर, यानी कि नाम मात्र और सहयोगी सदस्य। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो सदस्य हैं ये नाम मात्र के लिए ही होते हैं और सिर्फ असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये एकदम परमानेंट सदस्य नहीं होते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में कि इनके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। धारा 17(1) में ये बताया गया है कि कोई सहकारी समिति व्यक्तियों के निर्धारित समूह या कोई स्थानीय अधिकारी या किसी स्वयं सहायता समूह को नाम मात्र सदस्य के रूप में नामित कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाम मात्र सदस्य के रूप में कौन कौन हो सकता है? कोई निर्धारित समूह हो सकता है व्यक्तियों का, कोई स्थानीय अधिकारी हो सकता है, या फिर कोई स्वयं सहायता समूह करके हो सकता है। ये लोग नाम मात्र सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं। किससे? सहकारी समिति से। तो ये है 17(1) का ए पॉइंट, यानी कि क पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट ख पॉइंट पर। ख पॉइंट में क्या बताया गया है कि सोसाइटी के किसी सदस्य के पति या पत्नी को जॉइंट सदस्य के रूप में, किसके सदस्य के रूप में फ्रेंड्स? जॉइंट सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकती है। अभी हमने पीछे देखा था कि नाम मात्र और सहयोगी सदस्य, ये वही सहयोगी सदस्य है। तो जॉइंट सदस्य कह लीजिए या सहयोगी सदस्य कह लीजिए। तो कोई भी सदस्य जो सोसाइटी का है उसके या तो पति या फिर पत्नी को क्या बनाया जा सकता है? जॉइंट सदस्य बनाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं धारा नंबर 17(2). 17(2) में नाम मात्र या जॉइंट सदस्य किसी भी प्रकार के शेयर के हकदार नहीं होंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये नाम मात्र के लिए है या फिर किसी असिस्टेंस के लिए है, तो ये किसी भी शेयर के हकदार नहीं होंगे। ठीक है, सपोज एक सदस्य ऑलरेडी है फ्रेंड्स, अब उस सदस्य का कोई या तो पति होंगे या फिर कोई पत्नी होगी। ठीक है, तो ये जो है ये शेयर के हकदार नहीं होंगे। सिर्फ ये जो सदस्य है ना परमानेंट, वो ही शेयर का हकदार यहाँ पे रहने वाला है। ऐसे नहीं कि कल को ये लोग अपना दावा पेश करें कि आधा हक मेरा भी होगा, तो इनका कोई हक यहाँ पर नहीं होगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार भी यहाँ पर इनको नहीं होगा। कोई भी क्रियाकलाप होते हैं फ्रेंड्स, कोई भी वर्क होगा, ठीक है, वहाँ पर वोटिंग करने का जो अधिकार है वो सिर्फ परमानेंट मेंबर को ही होगा। ठीक है, नाम मात्र के या फिर सहयोगी सदस्यों को मत देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, सदस्यता से संबंधित सभी नियम और उपविधियों के समस्त उपबंध लागू होंगे। क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि ये जो नाम मात्र या जॉइंट सदस्य हैं, कौन से? नाम मात्र या जो जॉइंट सदस्य हैं, उनके ऊपर समिति के जितने भी नियम हैं वो लागू होंगे। उपविधियों के जो भी उपबंध हैं, ठीक है, वो सब इनके ऊपर अप्लाई होंगे। लेकिन ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं और शेयर के हकदार नहीं हो सकते हैं। देखते हैं धारा नंबर 18। 17 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं धारा नंबर 18। सेक्शन 18 में मेंबर नॉट टू एक्सरसाइज राइट्स टिल ड्यू पेमेंट मेड। ठीक है, जब तक अपना बकाया पेमेंट नहीं कर देते हैं अपने मेंबर, तब तक वो क्या कर सकते हैं? अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देय भुगतान किए जाने तक सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये है धारा नंबर 18 का मेन टॉपिक। देखते हैं इसका सब सेक्शन। उससे पहले धारा 18 में ये बताया गया है कि जब तक सोसाइटी का कोई सदस्य
समिति की समस्त देयताओं को चुका न दे। ठीक है, वही टॉपिक आ गया है, उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब तक वह अपनी समस्त देयताओं को नहीं चुका देता है और साथ ही सेवाओं का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त न कर ले। ठीक है, क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया उसका होना चाहिए। अगर जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक क्या होगा, अधिकारों का प्रयोग वो नहीं कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, धारा नंबर 18 में ये बताया गया है। तो धारा नंबर 19 को देख लेते हैं हम। धारा नंबर 19 में वोट्स ऑफ मेंबर्स यानी कि सदस्यों के वोट के बारे में बताया गया है कि नाम मात्र और संयुक्त सदस्य के अलावा प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये हम पीछे देख चुके हैं कि नाम मात्र और संयुक्त सदस्य जो होते हैं वो यहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं समिति के, वो क्या कर सकते हैं, 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, एक जना एक वोट कर सकता है। ऐसे नहीं है कि एक पर्सन किसी 2 जनों को वोट कर देगा, सिर्फ एक व्यक्ति एक ही मत दे सकता है। यही उसका अधिकार है, यही उसका राइट है। देखते हैं धारा नंबर 20। धारा नंबर 20 में मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग वोट्स यानी कि ठीक है, वोट तो आप डाल रहे हो लेकिन उसका तरीका क्या है। ठीक है, तरीका क्या है, मेथड क्या है। धारा नंबर 21 यानी कि इसका सब सेक्शन देख लेते हैं कि कोई भी सदस्य अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा। कैसे करेगा फ्रेंड्स, स्वयं करेगा। जैसे जनरली हम लोग जो 18+ लोग हैं जो वोट देने जाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वोटिंग होगी कि जिसके नाम पर वोटर आईडी है वही व्यक्ति तो जाएगा ना। ऐसे थोड़े ना है कि किसी के मम्मी के नाम पे वोटर आईडी है और उसके फादर उनकी मम्मी की तरफ से भी यानी कि उनकी पत्नी की तरफ से भी वोट डाल रहे हैं। ठीक है, तो जिसका वो पर्ची होती हैं वो ही वहाँ पर जा कर के वोट डालता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, जो सदस्य होगा वो अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा और उसके स्थान पर कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर वोट नहीं कर सकता है। तो ध्यान रहे 21 में क्या कहा गया है कि वोट स्वयं को करना है। धारा नंबर 22 में उपधारा 1 के होते हुए भी, जो अभी हमने 21 में पढ़ा है वो तो है ही, उसके होते हुए भी क्या क्या अन्य शर्तें हैं, उसके अलावा क्या हो सकता है वो इसमें बताया गया है कि कोई सहकारी समिति यदि अन्य सहकारी समिति की सदस्य है। एक ऐसा केस बन रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि सदस्य कौन है, खुद सहकारी समिति है, तो क्या होगा, अन्य सोसाइटी के क्रियाकलाप में मत देने के लिए, अब पूरी सहकारी समिति तो उठ करके जाने से रही फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर एक प्रतिनिधि होगा इस सहकारी समिति का। क्या होगा, एक प्रतिनिधि होगा जो कहाँ पर जाएगा, अन्य सहकारी समिति में वोट करने के लिए जाएगा। दैट मीन्स जब कोई सहकारी समिति अन्य सहकारी समिति की सदस्य होती है तो उस अन्य सोसाइटी के कार्यकलाप में मत देने के लिए उसके प्रतिनिधि द्वारा वोट दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उपधारा 1 के परे हो गया, क्योंकि उपधारा 1 में क्या कहा गया था कि स्वयं वोट देना है, लेकिन स्वयं तो नहीं जाएंगे यहाँ पे, तो इसका कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा। देखते हैं नेक्स्ट कि यदि सरकार या अन्य कोई स्थानीय अधिकारी, ठीक है, या कोई और निकाय सहकारी सोसाइटी का क्या है, सदस्य है। यदि सरकार, अब सदस्य कौन होंगे फ्रेंड, खुद गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है, या फिर कोई लोकल बॉडी होगी, लोकल अथॉरिटी होगी, और कोई निकाय होगा, कोई और बॉडी होगी, ठीक है, तो वो सहकारी सोसाइटी का सदस्य है। ओके, तो वह ऐसी सोसाइटी की क्रियाकलापों में मत देने के लिए किसको नियुक्त कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं। तो ये 2 केसेस हैं जहाँ पर आपको खुद नहीं जाना पड़ेगा, आपका कोई प्रतिनिधि है वो सोसाइटी में जाकर के वोट कर सकता है। ये है धारा नंबर 20 सब सेक्शन 2। ओके, अब आते हैं हम धारा नंबर 21 पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा और मोटिवेट करें ताकि हम जल्द से जल्द आपका कोर्स फुली करवा दें और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे MCQs लाकर आपका सिलेक्शन पक्का कर दें। ठीक है, तो चलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन
होल्डिंग ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर रखने पर प्रतिबंध। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कौन पर्सन शेयर नहीं रख सकता है, या फिर कहाँ कहाँ ऐसी कंडीशन बन सकती है जहाँ पर शेयर रखने पर प्रतिबंध होगा, या फिर उसकी लिमिटेशन होगी कि आप इतने ही शेयर रख सकते हैं, उसका कुछ परसेंटेज होगा या कोई भाग होगा। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं। तो धारा 21 में सोसाइटी के सदस्य के लिए शेयर रखने की अधिकतम लिमिट क्या होगी ये बताया है। तो निम्नलिखित में से जो भी कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं कि एक तो क्या है, सोसाइटी की उपविधियों में उल्लिखित, ठीक है, जो भी लिखा गया है, जो भी रूल्स हैं, या तो उसके अकॉर्डिंग आप शेयर रखें, या फिर सोसाइटी की जितनी भी शेयर पूंजी है, कुल शेयर पूंजी का कितना भाग फ्रेंड्स, 5वां भाग। ठीक है, सपोज आपकी शेयर पूंजी है C, तो इसका 5वां भाग क्या होगा, C/5, दैट इज कैपिटल। ओके, तो जितनी भी कैपिटल है सोसाइटी की, उसका कौन सा भाग फ्रेंड्स, 5वां भाग। अगर हम इसे परसेंटेज में गिने तो कितना होगा फ्रेंड्स, 20%। ओके, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी घूम के आ सकता है। आप 5वां भाग तो याद रखें ही, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी का 20% तक कोई सोसाइटी का सदस्य शेयर रख सकता है, अधिकतम, मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि सोसाइटी में अगर सदस्य कौन है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कौन है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर सदस्य है तो उसके लिए अधिकतम लिमिट अलग है। क्या होगी अधिकतम लिमिट, देखते हैं। जो भी कम हो, क्या हो, एक तो वही पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स कि सोसाइटी की उपविधियों में उल्लिखित है। ठीक है, दूसरी बात कि सोसाइटी की जो कुल शेयर पूंजी है उसका क्या होगा, 20वां भाग होगा। कौन सा भाग होगा फ्रेंड्स, 1/20 पार्ट होगा। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उतना ही लिमिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सदस्य के रूप में जो है उसकी लिमिट रहेगी। तो 1/20 का मतलब कितना हो गया भाई, मैथमेटिक्स वालों जल्दी से बताओ कि 1/20 का मतलब होगा 5%। कितना होगा, 5%, यानी कि कुल शेयर पूंजी का जो सोसाइटी के पास है उसका ओनली 5% तक मैक्सिमम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रख सकते हैं। ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो चलते हैं धारा नंबर 21 के बाद, मूव ऑन नेक्स्ट, धारा नंबर 22, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ मेंबर। भाई ये केस भी जनरल होता है। आप कहीं पे भी कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं, कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उसमें अपना नॉमिनी ज़रूर भरें। क्या भरें फ्रेंड्स, अपना नॉमिनी का नाम जरूर डालें, ताकि बाद में चल के कोई परेशानी आपके रिलेटिव्स को ना उठानी पड़े, उस कॉलम को कभी भी ब्लैंक ना छोड़े। तो देखिए, सदस्य की मृत्यु पर ब्याज का हस्तांतरण, एक्चुअली ब्याज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सदस्य है जिसकी मृत्यु हुई है उसके नाम पे जो भी पैसा है, जो भी शेयर है, वो किसको हस्तांतरण होगा, किसको ट्रांसफ़र होगा, इसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या रूल्स हैं इसके अंदर। अगर नॉमिनी का नाम है तो क्या होगा, नॉमिनी का नाम नहीं है तो क्या होगा, क्या वो मेंबर रहेगा नॉमिनी, या वो मेंबर से हट जाएगा, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सदस्य की मृत्यु पर ब्याज का हस्तांतरण। इसमें सब सेक्शन 22 फर्स्ट, सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर मृत सदस्य का जो शेयर है वो नियमानुसार नॉमिनी को हस्तांतरित कर देगी। कौन करेगी, सहकारी सोसाइटी बिल्कुल कर देगी। फिर क्या होगा, यदि नॉमिनी का नाम नहीं है, ओके, अब जो सदस्य है उसने किसी भी नॉमिनी का नाम मेंशन नहीं किया है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मृत सदस्य है उसके जो भी वारिस होंगे या जो भी कानूनी तौर पे कोई प्रतिनिधि होगा उससे क्या कर देगी, सोसाइटी हस्तांतरित कर देगी, उसको ट्रांसफ़र कर देगी। और अगर दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य क्या हो गया, उत्तराधिकार का विवाद हो गया। भाई जनरली होता है कि फादर की प्रॉपर्टी है और दो भाई आपस में लड़ रहे हैं,
ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उत्तराधिकार का विवाद हो जाता है। अब विवाद हो गया तो क्या होगा, अब सहकारी सोसाइटी उनसे क्या मांगेगी, उनसे मांगेगी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जो भी कोर्ट वाले हैं, पुलिस वाले हैं, जहाँ पे भी वो अप्लाई करेंगे इसके लिए कि हमारा ऐसा ऐसा मामला है, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मामले का निपटारा करेंगे और साथ ही जारी किया जाएगा एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, जिसके द्वारा सहकारी सोसाइटी उसी के अनुसार इनको अपना अपना शेयर दे देगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। ब्रिज सदस्य का जो शेयर है वो किसको चला जाएगा, नॉमिनी के पास में चला जाएगा। तो धारा नंबर 22 में फर्स्ट ही में चल रहे हैं हम, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे नॉमिनी या वारिस या प्रतिनिधि जो हैं वो सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 100% क्या होता है कि जो नॉमिनी या वारिस जिसको भी पैसा ट्रांसफ़र करेगी सहकारी सोसाइटी, उनको क्या कर लिया जाएगा, सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जाएगा। 22 फर्स्ट में ये बात बताई गई है, ध्यान रहे 22 फर्स्ट में। अब क्या होगा कि इस धारा में कोई भी बात किसी अवयस्क या किसी दिमागी विकृति से ग्रसित व्यक्ति को शेयर अर्जित करने से नहीं रोक सकती। समझ गए फ्रेंड्स, सहकारी सोसाइटी ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती कि यार आप तो अवयस्क हैं, अभी 18 से कम उम्र के हैं, लेस देन 18 हैं अगर आप, ठीक है, या फिर आपकी दिमागी हालत सही नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो दिमाग से एब्सेंट हो, तो ऐसा नहीं है कि सहकारी सोसाइटी इसके सारे रुपए जो मृत व्यक्ति है, मृत सदस्य है, वो अपने पास रख लेगी। नहीं, 100% वो अवयस्क को या दिमागी विकृति से ग्रसित व्यक्ति को उसका पेमेंट पूरा करेगी, जो कि किसको दिया जाना था, मृत सदस्य को दिया जाना था। ठीक है, किसी भी तरीके से सहकारी सोसाइटी यहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं रोक सकती है। तो देखते हैं धारा नंबर 22 में सेकंड, सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उपधारा 1 के होते हुए भी, अभी हमने उपधारा 1 के पॉइंट्स पढ़े थे फ्रेंड्स, ठीक है, होते हुए भी कोई भी नॉमिनी या उसका प्रतिनिधि मृत सदस्य के शेयर या हित नियमानुसार लेने की अपेक्षा कर सकता है। सपोज किसी का नाम नहीं है, अगर नॉमिनी का नाम नहीं लिखा गया है, तो भी जो उसका नॉमिनी है, उसका वारिस है, उसका प्रतिनिधि है लीगली, ठीक है, कानूनी तौर पर है कोई, तो वो क्या कर सकता है, वो वहाँ पर मांग कर सकता है कि मुझे मेरा हक दिया जाए, कि ये जो मृत सदस्य था वो मेरा ये रिलेटिव था, या फिर मैं उससे इस तरीके से कनेक्टेड हूँ, अतः ये जो सारा उसके नाम पे पैसा है, उसके नाम पे जो भी शेयर है वो किसे दिया जाए, मुझे दिया जाए, यानी कि नॉमिनी को या उस प्रतिनिधि को दिया जाए, वो ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। देखते हैं धारा नंबर 22 में थर्ड सेक्शन, ठीक है, उपधारा 3, सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर यदि सोसाइटी नॉमिनी को सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं करती है। ठीक है, हमने 22 फर्स्ट में क्या देखा था फ्रेंड्स, कि वो सदस्य के रूप में सम्मिलित कर रही है। अगर सम्मिलित नहीं भी करती है तो भी क्या होगा, जो मृत सदस्य को दिया जाने वाला धन था वो किसे हस्तांतरित कर देगी, नॉमिनी को हस्तांतरित कर देगी। यानी कि 2 केस हो सकते हैं कि अगर वो सदस्य बनाती है तो भी उसे हस्तांतरित करेगी, और सदस्य नहीं भी बनाएगी तो भी उसे हस्तांतरित तो करना ही पड़ेगा। ये 22 थर्ड, धारा 22 थर्ड में है। अब देखते हैं धारा नंबर 22 उपधारा 4, सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर सहकारी सोसाइटी द्वारा नियमानुसार समस्त हस्तांतरण किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी से की गई मांग के विरुद्ध प्रभावी होंगे। समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, कि क्या बोला गया है यहाँ पे, कि कोई अन्य व्यक्ति है और वो कुछ डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, उस मृत सदस्य के मृत्यु के उपरांत मुझे इतना मुझे मेरा शेयर चाहिए, इतना मुझे मेरा धन चाहिए, लेकिन इसमें जो अल्टीमेट जो होगा
निर्णय वो किसका होगा, सोसाइटी का ही होगा। यानी कि प्रभावी कौन होगा यहाँ पे, इफेक्टिव सोसाइटी ही यहाँ पे इफेक्टिव होगा। जो सोसाइटी कहेगी, जो सोसाइटी देगी, उतना ही शेयर, उतना ही धन अन्य व्यक्ति को जो नॉमिनी है उसे मिल पाएगा यहाँ पर। धारा नंबर 23, लाइबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर एंड स्टेट ऑफ डिसीज्ड मेंबर। फ्रेंड्स, ये जो धारा नंबर 23 है ये इसकी सेकंड लास्ट है, किसकी, चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट हम एक बार धारा नंबर 24 देखेंगे, देन इट इज फिनिश्ड। ओके, ओ इट इज लास्ट फ्रेंड्स, है ना, 23। ओके, लाइबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर एंड स्टेट ऑफ डिजीज्ड मेंबर। ठीक है, पूर्ण सदस्य का दायित्व और मृतिक सदस्य की संपत्ति किसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो पहले कोई फॉर्मर मेंबर रहा होगा उसका क्या, उसके प्रति क्या लाइबिलिटी बनेगी सहकारी समिति की, और मृतक सदस्य की जो संपत्ति है उसके लिए भी। तो धारा नंबर 23 में देखते हैं उपधारा नंबर 1, सोसाइटी के ऐसे ऋणों के लिए जो भूतपूर्व सदस्य की दशा में, पहला केस है कि अगर आप फॉर्मर मेंबर हैं, भूतपूर्व सदस्य हैं, तो क्या होगा, ऐसे ऋणों के लिए जो उस तारीख को मौजूद थे जिस दिन उसकी सदस्यता क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, ऐसे ऋणों के लिए सोसाइटी क्या होगी, वहाँ पर लाइबल होगी। ठीक है, इसी तरीके से नंबर बी के लिए कि अगर मृत सदस्य है तो उस दशा में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि सोसाइटी के ऐसे ऋणों के लिए जो उसकी मृत्यु की तारीख को मौजूद थे। ठीक है, ऐसे ऋण जो उस समय मौजूद थे, तो इन दोनों का जो दायित्व है वो कितने अवधि के लिए बना रहेगा फ्रेंड्स, 2 वर्ष की अवधि के लिए। यानी कि कोई व्यक्ति जो पूर्व मेंबर है या कोई मृतक सदस्य है, उसके मृत्यु के बाद भी 2 वर्ष की अवधि तक ये जो लाइबिलिटी है ये बनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए धारा नंबर 23 में सेकेंड, ओके, इट इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो जब किसी सहकारी सोसाइटी के समापन का आदेश, समापन वाला भी हम पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंड। ठीक है, यानी कि जब ये क्लोज हो जाएगी कोई सोसाइटी किसी ऐसे कारण से, ठीक है, बंद हो जाती है, तो क्या होता है, एक आदेश होता है कि तब ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य के बारे में ही बताया गया है या फिर मृत सदस्य है, उसकी संपदा है। ठीक है, उसका जो लाइबिलिटी है, उसकी जो लाइबिलिटी है वो समापन के आदेश की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्षों के भीतर। ठीक है, अब जैसे वो जो सोसाइटी है वो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, एंड हो रहा है सोसाइटी का, तो क्या होगा, अगर आदेश की तारीख से 2 वर्षों के भीतर अगर वो पर्टिकुलर मेंबर उसका सदस्य रहा हो, ठीक है, या फिर क्या हो गया हो, मृत हो गया हो, मर गया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, तो क्या होगा, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन की समस्त कार्यवाही पूरी ना हो जाए। समझ में आ गया फ्रेंड्स कि ठीक है, वो समाप्त हो गई, आपने घोषणा कर दी, आदेश निकल चुका है, लेकिन जब तक ये कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, ऑफिशियली वो जो सोसाइटी है डिक्लेयर नहीं हो जाती कि ये समाप्त हो चुकी है, तब तक उसकी लाइबिलिटी बनी रहेगी। किंतु ऐसा दायित्व सोसाइटी के ऐसे ऋणों के लिए होगा जो उसकी सदस्यता की समाप्ति की तारीख को या यथास्थिति उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पूरा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें आपका फीडबैक पता चल सके कि ठीक है आपको समझ में आ रहा है या आपको और कुछ एक्सपेक्टेशन है या फिर कुछ और। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही एक बात और कि जो चैप्टर 3 के MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं,
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चैप्टर 3 की जितने भी पार्ट्स थे वीडियो के वो सारे अच्छे से पढ़ कर के आएँ, ताकि आप उन क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकें और अपनी तैयारी को आप जांच सकें कि किस तरीके से आपकी तैयारी यहाँ चल रही है और आपको कितना समझ में आ रहा है। तो चैप्टर 3 अच्छे से रेडी करके आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स।